नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब यात्रा में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और रेणु भिष्ट सहित कई संत और वीआईपी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी हेमकुंड यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना हुए। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, चेयरमैन नगर पालिका डॉक्टर गीता खन्ना जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए रविंद्र जी समेत में बहुत सारे नाम मैंने सबको जानता हूँ, सभी आई हुई संगत, सभी आए हुए अतिथिगण और जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है और अनेक अनेक अवसरों पर लगातार हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ हो, जिनका हम सब से ज्यादा जिनको इंतजार रहता है, ऐसे श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी और सभी यहां पर उपस्थित संगत, पूज्य हमारे संतगण, आए हुए सभी अतिथिगण। मैं सबसे पहले तो दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए श्री हेमकुंड साहब की पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर आप सभी संतगणों का, श्रद्धालुओं का, सेवादारों का और देश दुनिया से जो आज इस कार्यक्रम से लाइव रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जी आया नू। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे श्री हेमकुंड साहब की पवित्र यात्रा के पंज प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं के बीच हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां आप सबके मध्य आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आगामी 25 तारीख को जब श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, दर्शन करने वालों के लिए खुलेंगे, तो उस पावन अवसर पर लगभग 7-8 हजार से अधिक श्रद्धालु गुरु चरणों में मत्था टेकने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। मैं आज के इस अवसर पर पंज प्यारों की सेवा में संलग्न हमारे सभी सेवादारों का, सभी संगत का, संतजनों का, सभी इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यवस्थापकों का, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के बिंद्रा जी समेत सभी सदस्यगणों को बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके सतत प्रयासों से और सेवा भाव के कारण ये यात्रा प्रत्येक वर्ष अनेक चुनौतियों के बाद भी सुव्यवस्थित तरीके से प्रारंभ होती है और संपन्न होती है। श्री हेमकुंड साहब के समीप पौराणिक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। इस पौराणिक मंदिर के कपाट भी 25 तारीख को दर्शन करने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंदिर के पुजारियों और समस्त श्रद्धालुजनों को भी शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, श्री हेमकुंड साहब की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये राज्य की हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चेतना का एक अनूठा, अनुपम संगम है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहब सिख समाज की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ हमारी महान संस्कृति का सनातन प्रतीक भी है। हेमकुंड साहब में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके मानवता को
धर्म, न्याय और सेवा का संदेश दिया, उनके तप और ध्यान से पावन हुई ये भूमि आज भी दिव्य ऊर्जा से अलौकित हो रही है। जो भी वहां पहुंचता है एक नई ऊर्जा वहां से लेकर आता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं बल्कि अपने भीतर एक नई चेतना का भी अनुभव करते हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा कठिन यात्रा है, दुर्गम चढ़ाई है और मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सरकार श्री हेमकुंड साहब यात्रा को और अधिक सहज बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और अभी जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी शीतकालीन यात्रा जो उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष प्रारंभ की, उस यात्रा में सम्मिलित होने के ठीक एक दिन पहले उन्होंने हेमकुंड साहब और केदारनाथ रोपवे का जो धनराशि लगभग 7200 करोड़ रुपए की धनराशि थी, वो सारी की सारी धनराशि हमको स्वीकृत कर दी है। इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है और जल्दी आज जो यात्रा कठिन होती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है। आने वाले समय में ये यात्रा जो कई घंटों की और दिनों की होती है, ये यात्रा कुछ एक घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की ओर से और केवल देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से नहीं, ये यात्रा जैसा बिंद्रा जी बार बार बता रहे थे कि ये अभी लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो हेमकुंड साहब की यात्रा हो। तो जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण से आने वाले समय में ये यात्रा हमारी बहुत आसान यात्रा हो जाया करेगी। हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष भी हेमकुंड साहब यात्रा के कुशल संचालन हेतु जहां एक और गोविंद घाट में बैली ब्रिज का निर्माण किया गया है, जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि बहुत जल्द हम वहां पर डीपीआर बन चुकी है और स्थायी ब्रिज का निर्माण भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इस बार सच में मैं देख रहा था, जब ये बोल रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अश्रुधारा इनके आंखों के अंदर थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण में किया हुआ था। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत वहापों में थे उस दिन जब इनका मुझे फोन आया था और बोले कि इस बार यात्रा कैसे होगी, पुल गिर गया है। मैंने कहा जो भी यात्रा में आता है या गुरु घर में आता है या यहाँ हम लोग प्रत्येक वर्ष इस यात्रा के संचालन में मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय यहाँ पहुंचते हैं, तो सच में आप सब लोग बुलाते हैं हमको, आप केवल माध्यम बनते हैं। असली अगर इच्छा होती है तो गुरु घर की इच्छा होती है, गुरु की कृपा होती है, इसीलिए हम सब यहाँ पहुंचते हैं। और मैंने तब भी मन में सोचा था, जब बिंद्रा जी वहापो में थे, परेशानी में थे, इनके मन में संशय था, तो गुरु घर की कृपा होगी और ये बैली ब्रिज का निर्माण हो जाएगा और सारे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी। और गुरु घर की कृपा हुई और यात्रा प्रारंभ हो रही है। 25 तारीख को कपाट खुल रहे हैं, हमारे सभी श्रद्धालु जाएंगे। आने वाले समय में रोपवे बन जाएगा और आसान हो जाएगा, हमारा पूरा पक्का ब्रिज बन जाएगा जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी वो ब्रिज भी बने। वैसे वहाँ पर काम करना बड़ा कठिन होता है, चाहे हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रास्ता हो या हमारा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा हो, दोनों ही यात्रा अत्यधिक कठिन है, क्योंकि 6 महीने यात्रा
जब बंद हो जाती है तो उस समय बर्फबारी होती है, बहुत ठंड हो जाती है, -डिग्री तापमान हो जाता है, उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी हम उसको करें। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए पुलना से लेकर हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ पर रेलिंग और साइन बोर्ड भी इस बार लगाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव अटलाकोटी में मेडिकल रिलीफ पोस्ट की स्थापना भी की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही श्री हेमकुंड साहब में श्रद्धालुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति और गर्म पानी की मशीनों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, हेल्प डेस्क केंद्रों की स्थापना की है, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर सटीक जानकारी और आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। इस वर्ष अभी तक 60,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहब यात्रा हेतु पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा भी हमारी पूरे जोर पर इस समय चल रही है और अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले 21 दिनों में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र की भांति श्री हेमकुंड साहब का क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस वर्ष भी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब यात्रा को प्लास्टिक मुक्त यात्रा बनाने का संकल्प लिया है। और मैं आज इस अवसर पर सभी देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं से, दर्शनार्थ करने वाले लोगों से, चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा आने वाले लोगों से, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो यात्रा के हमारे नियम हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो हमें यात्रा करने के पश्चात प्राप्त होते हैं, पुण्य के हम भागी बनते हैं, तो जो यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का हम अवश्य पालन करें। हमने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कूड़ेदान स्थापित करने के साथ ही सभी यात्री वाहनों के लिए ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने वाहन के भीतर कूड़ादान की व्यवस्था रखें, जिससे जगह जगह कचरा नहीं फैलेगा और हमारी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहेगा। मैं श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प में वो सहभागी बने। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज डीएवी इंटर कॉलेज में एनएसएस के तहत राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आतंकवाद और आतंकियों से मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली आपको बताते चले हुतात्माओं को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही वही मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के तहत किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि सैन्य कार्यवाही पहलगाम में जवाब में की गई, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। के दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनएसएस द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और वास्तव में आज आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1947 से अब तक आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे 13,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। 92 लाख करोड़ से अधिक इस पर खर्च हुआ। अगर यही पैसा इस देश के विकास में लगता तो देश आज कहाँ होता। इसलिए आतंकवाद की जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे, हमारा चरित्र होगा। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्थानीय लोगों से मिलती है। अगर पुलवामा की मैं बात करूं
वहाँ के आतंकवादियों ने वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, उनसे जानकारियाँ लेकर ये हमला किया कि उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, वो बिक गए और ये हमला हुआ। आप 3 दिन से देख रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का जिक्र बार बार आ रहा है। मात्र चंद पैसों के लिए, मात्र अपने ऐशो आराम के लिए उसने अपना चरित्र को बेच दिया, नैतिकता समाप्त कर दी। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एचआईवी संक्रमण से चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे थे, जिसे मीडिया ने अपनी खबर में प्रमुखता से उठाया था। देहरादून के जिला अस्पताल कोरोना नेशनल में 1622 मामले एचआईवी के रजिस्टर्ड हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। इसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मामला जनहित से जुड़ा है और जिस तरह से मामले बढ़े हैं ये चिंताजनक है और इसके लिए जनता में जागरूकता के अभियान चलाए जाने जरूरी है और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते भी ये मामले बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, जिसके कारण से अनेक कारण हो सकते हैं, नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीजों को भी, जो क्योंकि ये कंटिमिनेटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। तो इस तरह का इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है और संसद में भी इसका प्रयास करेंगे उठाने का इस मुद्दे को, कि सारे समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। समाज में जिस प्रकार का रहन सहन, जिस कारण से जिन कारणों से एचआईवी होता है, वो कारण सब सामाजिक हैं और सामाजिक अवेयरनेस उसके लिए आवश्यक है। उस पर सरकार भी काम कर भी रही है और तेजी से काम करे। तो वहीं खबर लश्कर से है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लडोरा में मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक जागरूकता बैठक आयोजित की। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर संचालकों को हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की अवैध नशीली दवाओं की बिक्री नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर समाज के स्वास्थ्य रक्षक और यदि वहां से नशे के लिए दवाएं उपलब्ध कराई जाती है तो ये चिंता का विषय होने के साथ साथ एक गंभीर अपराध भी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर लडोरा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित दर्जनों मेडिकल संचालक मौजूद रहे। सभी ने ड्रग विभाग को सहयोग का भरोसा दिलाया और नियमों के अनुसार कार्य करने की बात कही। लडोरा मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है, मेन उद्देश्य यही है कि जो है लोगों को जागरूक भी करना है और लोगों को समझाना भी है कि जो दवाइयों का जो है किस तरीके से क्रय विक्रय करना है। खासकर कि नार्कोटिक दवाएं जो अक्सर मुझे मिसयूज होते हुए नजर आ रही हैं। दुकानों पर भी जा रही हूँ तो लोग जो है नार्कोटिक दवाइयों का रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कई बार बता रही हूँ, मैं वीडियोज के माध्यम से बनाती हूँ, मैं दुकानों पर विजिट करने के माध्यम से बताती हूँ। कहीं ना कहीं लोग अभी इस चीज़ से इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। तो आज यही उद्देश्य था कि इन लोगों को कुछ दवाइयों से जुड़ी हुई जानकारियां देना। उसके साथ ही ये भी है कि मेरे द्वारा एक मिशन है हमारा फाइट अगेंस्ट ड्रग्स का। उसमें कई लोग जो है मेरे एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से मैंने एक ग्रुप मंगाना है जिसमें बहुत सारे लोग मुझे गुप्त तरीके से सूचनाएं देते हैं, जिससे कि मैं काम कर पाती हूँ। तो वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला लिया है। वहीं इस फैसले को लेकर बयान भी सामने आने लगे हैं। रुड़की के लश्कर में बसपा विधायक मोहम्मद शहबाज ने मदरसा बोर्ड के इस फैसले को नादानी बताया है। विधायक मोहम्मद ने शहजाद से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी आपको बताते चले कंप्लीट नहीं हुआ है और मदरसा बोर्ड के निर्णय को ऐतिहासिक बताना वह नादानी समझते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय सरकार लेती है, ना कि मदरसा बोर्ड।
इसलिए पहले किताब छपवाएं और ऑपरेशन सिंदूर कहां से शुरू हुआ है और कहां खत्म हुआ है इस बारे में मदरसा बोर्ड को बताएं। इसलिए मदरसा बोर्ड ने जल्दबाजी में हवा में फैसला लिया है जिसको वह कुछ नहीं समझते हैं। जो चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं है उसके निर्णय को ऐतिहासिक बताना मैं तो एक नादानी समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं है और निर्णय सरकारें लेती हैं, मदरसा बोर्ड निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में वसीम रिजवी पढ़ने का शौक़ है। नहीं करें ना, किताब छपवाए ना, बताए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, सरकार कह रही अभी कंप्लीट नहीं है। वो कहाँ का निर्णय ले रहे भाई? किताब लिख कर आएगी, उस पर कोई सरकार कैबिनेट में लाएगी तब निर्णय आएगा ना। मदरसा बोर्ड में पढ़ाने का हवा में आ जाएगा। मैं नहीं समझता कुछ है ये। तो वहीं उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा सुचारू है। वहीं अब मानसून भी ज्यादा वक्त दूर नहीं बचा है। मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ चुका है और जल्द ही उसकी उत्तराखंड में टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में कई ऐसे पुल हैं जो कि यात्रा रूट पर सड़कों को जोड़ने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इन पुलों के जरिए ही यात्रा सुगम हो पाती है। हालांकि एक आपदा प्रदेश में होने के कारण इन पुलों के गिरने का खतरा लगातार मंडराता रहता है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मॉनसून सीजन में पहले और बाद में इन पुलों का निरीक्षण किया जाता है। फिलहाल ये निरीक्षण विभाग के तहत जारी है और उत्तराखंड में चिन्हित किए गए सभी पुलों पर पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंचकर इंस्पेक्शन करने का काम कर रही है। यदि कोई पुल ऐसा पाया जाता है जिसमें मौजूदा सीजन के दौरान खतरे की जद में हो तो उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। जो भी हमारे पुल हैं, हमारी सड़कों पे जो पुल बने हुए हैं उनको साल में 2 बार हम लोग इंस्पेक्ट कराते हैं अपने सक्षम स्तर से। तो एक बार मानसून से पहले किया जाता है, एक बार मानसून के बाद किया जाता है। तो मानसून से पहले वाला किया जा रहा है, उसमें जो भी इश्यूज आते हैं, किसी पुल में अगर कोई रिस्क होता है या कुछ होता है तो उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई ये लगता है कि ट्रैफिक नहीं चलाया जाना चाहिए या एक सर्टेन भार से ज़्यादा का ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए तो उसको हम लोग रुकवाते हैं। तो वहीं मई महीने में बुधवार को हुई तेज ओलावृष्टि से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के खेतों में फसलों और फूलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बड़े बड़े ओलों को देखकर हर कोई हैरान हो गया। वहीं काश्तकारों का कहना है कि ओलों का साइज 50 ग्राम से अधिक का था। इनसे कारों के शीशे, होम स्टे की छतों पर लगे, वहीं सोलर पंप और पॉली हाउस तक के आपको बताते चले छेद हो गए हैं। वहीं दिन में अंधेरा होने के चलते वाहन चालकों को लाइट जलाकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, परंतु उसके ही चलते किसानों के खेतों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग ने 26 मई तक बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा, जिससे प्रदेश में अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।